हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई अनअकैडमी में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि जिस प्लेटफॉर्म में आप हैं या जो अनअकैडमी है, ये भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। इसके अंतर्गत अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे कि डेली लाइव क्लासेस, मोर देन 40 लाइव क्लासेस जो पैरेलल चल रहा होता है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट का। साथ में आपने जिस थ्योरी में क्या पढ़ा उसका लाइव टेस्ट क्विजेज होता है, जैसे कि मैं आजकल 8 बजे पीटी के लिए टेस्ट सीरीज करवा रहा हूँ। इसी प्लेटफॉर्म में स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस की व्यवस्था है। ठीक है, हमारा ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप है, इसका कुछ ऐसे इंटरफेस खुल के आता है, आप डाउनलोड करके और बेहतर अपनी पढ़ाई को कर सकते हो। मेरा नाम देवी सिंह है, इंडियन इकोनॉमी, ऑप्शनल हिस्ट्री और पीटी के लिए पॉलिटी पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये लिंक है, इस लिंक के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं और सारी जो हैंड रिटन नोट्स है उसमें एक्सेस मिल सकती है। ये अनअकैडमी का लिंक है, इसके माध्यम से ऐप की क्लासेस को भी आप एक्सेस कर सकते हो। हमारे इसी प्लेटफॉर्म में कुछ और एजुकेटर हैं, इनसे जुड़ के आप पढ़ाई कर सकते हो। साथ ही साथ इसी हमारे प्लेटफॉर्म में एक कॉम्प्रहेंसिवली कोर्स को कवर किया जाता है। तो आप इसके अंतर्गत देखोगे कि इसमें जो सारी चीजें हैं, जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, सारे तो अपकमिंग कुछ कोर्सेस है और 15,000 से ज्यादा रिकॉर्डेड सेशन है इसमें से। हमारे पास एक प्लान है। प्लान क्या है कि प्लस का, प्लस के अंतर्गत मतलब कि आपका जो सिलेबस है वो कॉम्प्रहेंसिवली कवर किया जाएगा, सारी चीज आपको मिलेगी और सारा गाइडलाइन आपको यहाँ गाइडेंस दिया जाएगा। इसमें लाइव क्लासेस होगा, टेस्ट सीरीज होगा, लिमिटेड प्रैक्टिस, ये सारी चीजें। मैं आप आईएएस एस्पायरेंट है तो मैं बोलूंगा कि आप भी 12 माह से 36 माह तक सब्सक्राइब कर लो और ये मेरा कोड है, इसको यूज कर लो। ठीक है, तो आपको 10% का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करते हैं तो एक दूसरा और हमारे पास प्लान है आइकॉनिक का। ये सबसे अच्छा और बेहतर प्लान है। इसके अंतर्गत आपको स्टडी प्लानर, पर्सनल कोच और ये सारी स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, ये सारी व्यवस्थाएं करवाई जाएंगी। ये अगेन कोड होगा SPDSC10 या फिर DBYT यूज करके 10% आप डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो। कुछ ये ऑप्शनल का है, जैसे कि मैं ऑप्शनल हिस्ट्री पढ़ाता हूं तो ऑप्शनल हिस्ट्री के अंतर्गत आप 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो इस कोड को यूज करके। ठीक है, और आप 12 माह से 36 माह तक सब्सक्राइब कर सकते हो। कुछ हमारे बैचेज हैं जो स्टार्ट हो चुके हैं, तो इन पे आप सब्सक्राइब करके और इनसे पढ़ सकते हो। कुछ बैचेज ये हैं जो स्टार्ट हो चुके हैं 1 साल, 2 साल, 6 माह के लिए, तो आप इनसे पढ़ सकते हो। जल्द जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो, प्लस सब्सक्राइब कर लो, आइकॉनिक को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आइकॉनिक का रेट हाइक होने वाला है। ठीक है ना, तो चलिए आज जो हमें स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें तरलता संजाल है ना, नहीं नहीं नहीं, बेस रेट है ना। कल लास्ट लेक्चर हमारा बेस रेट था ना, या आधार अंक था, बेस रेट नहीं था। ठीक है, आधार अंक है ना, बेसिस पॉइंट था। तो चलिए बेसिस पॉइंट से देख लेते हैं। तो अब हमें बेसिस पॉइंट देखना है। बेसिस पॉइंट, बेसिस पॉइंट, इसको आधार अंक हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार अंक कहते हैं, आधार अंक कहते हैं। 100 basis point is equal to, basis points is equal to 1%। कितना? 1%। अब देखो कि ये होता क्या है, तो पहले आप नजर डालिएगा। देखो ये जो बेसिस पॉइंट है, जो किसी भी देश की केंद्रीय बैंक, खासकर हमारी केंद्रीय बैंक आरबीआई, मौद्रिक नीतियों के यानी जो परिवर्तन होता है दरों में, तो उसको दर्शाने के लिए उद्देश्य से आरबीआई प्रतिशत के स्थान पे बेसिस पॉइंट का प्रयोग करती है। किसके स्थान पे? इस प्रतिशत के स्थान पे बेसिस पॉइंट का उपयोग करती है। क्यों उपयोग करती है? क्योंकि देखो प्रतिशत क्या होता है, ये देखने में बहुत कम दिखाई देता है, बहुत छोटा लगता है, और ये जो मौद्रिक नीतियां हैं इसका जो प्रभाव अर्थव्यवस्था में बहुत व्यापक पड़ता है। तो इनको बड़ा दिखाने के चलते, एग्जैजरेट, मतलब इसको बड़ा दिखाने के चलते, एग्जैजरेट करके दिखाने के चलते, ये प्रतिशत के स्थान पे आरबीआई बेसिस पॉइंट का प्रयोग करती है। जैसे कि आप उदाहरण स्वरूप समझिएगा कि मान लीजिए कि अगर मैं कहूं कि जो CRR है, SLR है, SLR है, इनमें 2.5 यानी चलो 0.25% से वृद्धि देखी गई है। तो देखो कितना, यानी परसेंट है कितना, मतलब 1% का चौथाई भाग है ना, बहुत कम। तो आप देखो इनका प्रभाव तो बहुत, इनमें बहुत ज्यादा प्रभाव, अर्थव्यवस्था में इसका बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें से देखो ये देखने में तो बहुत छोटा लग रहा है,
तो आरबीआई कोशिश करती है कि इसी को, इस प्रतिशत को बेसिस पॉइंट में, किसमें, बेसिस पॉइंट में प्रदर्शित कर सके। तो अब आरबीआई कहेगी कि भैया सीआरआर और एसएलआर 25% से, कितना, 25% से बढ़े, सॉरी प्रतिशत नहीं, बेसिस पॉइंट, ध्यान रखिएगा, बेसिस पॉइंट से बढ़ोतरी हो गई है। ठीक है, कितना, 25 बेसिस पॉइंट से। मान लो कि अगर यही क्या हो जाए, अगर इसी में से अगर आप देखो, अगर ये हो जाए कि इसके अंतर्गत, यहाँ आप जरा देखो कि मान लो कि 1% की वृद्धि हो जाती है, कितना, 1% की वृद्धि, तो इससे क्या आइडिया लगेगा कि 1% की वृद्धि मतलब 100 बेसिस पॉइंट की वृद्धि हो जाती, तो 100 कितना दिखता है, बड़ा दिखता है। तो इस वजह से इसको प्रदर्शित करने के लिए इसमें से बेसिस पॉइंट का प्रयोग किया जाता है, किसका, बेसिस पॉइंट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब चलिए हम अगला सब हेडिंग है लिक्विडिटी यानी ट्रैप्स, तरलता संजाल, लिक्विडिटी ट्रैप, लिक्विडिटी ट्रैप, लिक्विडिटी ट्रैप। ये जो तरलता संजाल है, तरलता संजाल को जरा देखिएगा कि भैया तरलता संजाल क्या है। देखो, एक ऐसी आर्थिक दशा होती है जिसके अंतर्गत जो सेंट्रल बैंक, वो नीतियों के कारण बैंकिंग व्यवस्था में तरलता पर्याप्त होती है, सेंट्रल बैंक के कारण, लेकिन फिर भी जो बैंक होते हैं वो ऋण, तरलता पर्याप्त होने के बाद भी ऋण का सृजन नहीं करते हैं, लोगों को लोन नहीं देते हैं, ऋण नहीं देते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि बैंकिंग व्यवस्था में तरलता फंस गई है, बैंकिंग व्यवस्था में तरलता फंस गई है। इसका इम्पैक्ट, असर अर्थव्यवस्था में नहीं देखने को मिलता है। इसी को लिक्विडिटी ट्रैप या तरलता संजाल कहते हैं। क्या कहते हैं, तरलता संजाल। देखिएगा जरा, इसे दोबारा से समझने की कोशिश करें। संजाल, देखो क्या होता है कि आरबीआई की, मान लो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो नीतियों के माध्यम से, मॉनेटरी नीतियों के माध्यम से खूब तरलता मार्केट में है, उसे लग रहा है कि खूब तरलता है मार्केट में, ठीक है। लेकिन तरलता, ये जो तरलता है, अगर सॉरी, ये बैंकों में आरबीआई ऐसी कुछ नीतियां हैं उसकी, मॉनेटरी मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से, कि बैंकों में खूब तरलता है। ध्यान रखिए, कहाँ, बैंकों में, नॉट मार्केट में, ठीक है, यानी अर्थव्यवस्था में नहीं, बैंकिंग सिस्टम में। लेकिन ये बैंक हैं जो, मान लो ये जो बैंक हैं, तो यह तरलता को अर्थव्यवस्था में जाने से रोक दिए। कई कारण होते हैं, मैं आगे इसमें इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करूंगा कि मान लो कि जैसे आरबीआई क्या करती है, ये रेट में, मॉनेटरी पॉलिसी की दरों में कटौती करती है, लेकिन इसका प्रभाव बैंक उपभोक्ता तक नहीं पहुंचने देते हैं, पॉसिबल है, नहीं पहुंचने देते हैं। तो अब तरलता बैंकिंग सिस्टम में ही यहीं फंस गई है, तरलता यहीं फंस गई है। तो जब तरलता यहीं फंस गई है, इसी को तरलता संजाल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को तरलता संजाल कहते हैं। समझ आया कि देखो, ये एक ऐसी आर्थिक दशा होती है जिसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक की नीतियों के कारण बैंकिंग व्यवस्था में खूब तरलता देखी जाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ ऋण का सृजन नहीं होगा। ये बैंक अर्थव्यवस्था में ऋण नहीं देंगे, ठीक है, ऋण नहीं देंगे, ऋण का सृजन नहीं होगा। तो जब ये ऋण नहीं देंगे तो आपको आइडिया होना चाहिए कि आर्थिक समृद्धि क्या होगी, प्रभावित होगी। आर्थिक समृद्धि प्रभावित होगी ना, क्यों, क्योंकि ये ऋण ही नहीं देंगे, ऋण महंगा हो जाएगा या फिर ऋण मिलेगा ही नहीं, तो लोग मांग को कम कर देंगे, और जब लोग मांग को कम कर देंगे, जो डिमांड है, तो वह प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। और जब प्रोडक्शन नीचे गिर जाएगा, तो आपको एक चीज ये पता होनी चाहिए कि हमारी आर्थिक समृद्धि, ये इकोनॉमिक ग्रोथ न्यूमेरिक होती है, अर्थात जीडीपी, आर्थिक समृद्धि का बढ़ना मतलब जीडीपी का बढ़ना, तो ये प्रभावित होगी। तो इसको कहते हैं हम लिक्विडिटी ट्रैप। क्या कहते हैं, लिक्विडिटी ट्रैप। अब देखो अगला हमारा सब हेडिंग है एसडीएफ, एसडीएफ, इसको यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी कहते हैं, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, स्टैंडिंग, स्टैंडिंग डिपॉजिट, डिपॉजिट फैसिलिटी, ठीक है, एसडीएफ। देखो ये एसडीएफ को जरा ध्यान से सुनिएगा कि भैया ये एसडीएफ क्या है, फिर हम आगे अगला सब हेडिंग देखेंगे, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, पहले कहानी सुना देता हूं, फिर बाद में इसे समझा दूंगा, ओके। देखो, भारत में जो ये सुविधा है, ये पहले उपलब्ध नहीं होती है, ठीक है, लेकिन जो डिमोनेटाइजेशन 2017 में होता है, तो डिमोनेटाइजेशन के बाद इस सुविधा को लागू किया गया,
ठीक है, मतलब लागू क्या किया गया, इसकी बात लगातार लागू करने की बात चलती गई। तो पहले तो अगर हमें कोई भी बदलाव या कोई ऐसा कुछ लेके आना है तो हमें कुछ ना कुछ आरबीआई अधिनियम 1934 उसमें बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें क्या किया गया, आरबीआई अधिनियम 1934 में संशोधन की आवश्यकता होगी। तो जैसे कि मैंने बताया, अगर कुछ भी आप इसमें नया कट डाउन करते हो या जोड़ते हो तो आपको ऐसी जरूरत पड़ेगी। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत जो एक सेंट्रल बैंक है, जो एक केंद्रीय बैंक है, यानी एसडीएफ के अंतर्गत रेपो रेट से नीचे, ध्यान रखिएगा, रेपो रेट से नीचे और रिवर्स रेपो रेट से नीचे, यानी आप ऐसा पहले देख लो, ये यानी रिवर्स रेपो रेट ट्रिपल आर, तो इससे भी कम रेट पे क्या कर सकती है, बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकती है। इससे भी कम रेट पे बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकती है। कैसे, देखो आपको तो याद होगा ना, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या था, बैंकों से ऋण प्राप्त कर रही थी ना, रिवर्स रेपो रेट के अंतर्गत कौन, आरबीआई। दोबारा से इसे आप भूल गए होंगे, पता है लास्ट लेक्चर में बताया था, ये आरबीआई है और ये बैंक है। तो रिवर्स रेपो रेट के अंतर्गत आरबीआई को अगर कम अवधि के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की जरूरत पड़ती थी, तो उस पैसे पे जो इंटरेस्ट जाएगा कम अवधि के लिए, कम, ये अवधि है ठीक है ना, कम अवधि के लिए अगर पैसे की जरूरत पड़ती थी, तो ऑब्वियस है अब ये क्या देगी, इंटरेस्ट देगी, ब्याज। तो यही ब्याज दर को रिवर्स रेपो रेट कहा गया, यही ब्याज दर को रिवर्स रेपो रेट कहा गया था। ठीक है, तो देखो इस रिवर्स, अब एसडीएफ के अंतर्गत, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के अंतर्गत क्या होगा कि आरबीआई इस ट्रिपल आर से नीचे, अर्थात इससे नीचे निचली दर पर भी बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकती है। इसको स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। वहीं दूसरी तरफ देखिएगा, अब आपको पता होगा कि जो रेपो रेट, तो रेपो रेट से कम दर पर भी रेट है, तो बैंकों को ऋण उपलब्ध करवा सकती है। अब ऐसा भी तो है ना कि अगर ये ऋण रिवर्स रेपो रेट से कम दर पर प्राप्त कर सकती है, तो ऑब्वियस है कि जब ये बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा देगी, तो किस दर पे देती है, रेपो रेट। ठीक है, शॉर्ट टर्म पे अगर बैंकों को पैसे की जरूरत होती है तो आरबीआई से पैसा लेते हैं, और जब ये आरबीआई से पैसा लेते हैं तो आरबीआई स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के अंतर्गत, यानी ये डबल आर अर्थात रेपो रेट से नीचे दर पर भी ऋण उपलब्ध करवा सकती है, यानी रेपो रेट से नीचे दर पर भी ऋण उपलब्ध करवा सकती है। तो आप ये इससे इसके अंदर ये कह सकते हो कि बैंकों को ऋण उपलब्ध करवाना या फिर ये पूरी व्यवस्था के अंतर्गत ऋण लेने देने की जो प्रक्रिया होती है, ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इसमें प्रतिभूतियों को गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती है। तो ये इस वजह से एक और बेहतर उपाय हो जाता है, क्योंकि ऐसा संभव है कि हो सकता है किसी भी प्रकार से कि बैंकों के पास कोई सरकारी प्रतिभूतियां ना हो, पॉसिबल है, तो फिर तो ऋण लेने के लिए उनका कारोबार प्रभावित होगा। इसके चलते इस व्यवस्था की बात करी जा रही थी, एसडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। अब समझ आया ना? देखो बहुत सिंपल है, एसडीएफ को जरा सुनिएगा। हम्म, इसे देखिएगा, दोबारा से मैं बता देता हूँ। देखो ये जो एसडीएफ है ना, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, बहुत सिंपल और साधारण। आरबीआई ये केंद्रीय बैंक है ना, बैंकों की भी बैंक है। तो ये बैंकों को रेपो रेट से नीचे ब्याज दर पर ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवा सकती है, साथ ही साथ रिवर्स रेपो रेट से नीचे ब्याज दर पर, ठीक है, इससे नीचे ब्याज दर पर ऋण प्राप्त कर सकती है। ब्याज दर पर ब्याज दर पर ऋण प्राप्त कर सकती है, ऋण प्राप्त कर सकती है, प्राप्त कर सकती है। तीसरी कंडीशन इसमें यह ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत ऋण लेने देने की प्रक्रिया में जो प्रतिभूतियों को रखना पड़ता था बैंकों को, ध्यान होगा, बैंक प्रतिभूतियां रखते थे ना आरबीआई के पास। मान लो कि बैंकों को पैसे की जरूरत पड़ती थी रेपो रेट के अंतर्गत, तो ये प्रतिभूतियां 105% कितना, 105% रखते थे। तो इसके अंतर्गत एसडीएफ के अंतर्गत जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, तो किसी भी प्रकार से, यानी किसी भी प्रकार से कोई प्रतिभूति रखने की आवश्यकता नहीं है। कोई प्रतिभूति कोई प्रतिभूति रखने की
रखने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये एक्चुअल में एसडीएफ है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है। ये क्या है? ये स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है। ठीक है, अब आगे देखिएगा। अब हमें देखना है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, तो थोड़ा सा मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी पढ़ लीजिए और इसके बाद हम क्या करेंगे। ये देखिए, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो आप इसे स्किप नहीं कर सकते हैं। देखो शायद ये अगर हम इसकी बात करें तो इसमें से आज ही हम हेयर कट पढ़ लेंगे। ठीक है, हेयर कट एक टर्मिनोलॉजी है, वो सलून वाला हेयर कट नहीं, ध्यान रखिएगा, एक टर्मिनोलॉजी है ये। और जो गुणात्मक उपकरणों के अंतर्गत कुछ थोड़ा सा देख लेंगे और इसके बाद हम जो गैर पारंपरिक उपकरण हैं वो भी पढ़ लेंगे। ठीक है ना, तो चलिए। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, मौद्रिक नीति समिति, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है पीटी में। मौद्रिक नीति समिति, नीति समिति, है ना, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, मॉनेटरी पॉलिसी, पॉलिसी कमिटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, है ना। चलो, इसके अंतर्गत भी थोड़ा सा कहानी सुन लो। देखो होता क्या है, 2016 से पहले भारत में मौद्रिक नीतियां आरबीआई के अंतर्गत एक कार्यरत टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी जारी करती थी। दोबारा सुनिएगा, देखो 2016 से पहले, कब, 2016 से पहले भारत में जो मौद्रिक नीतियां हैं, ये मॉनेटरी पॉलिसी हैं, एमपी लिखूंगा मात्र, है ना। मौद्रिक नीतियों को कौन जारी करता था? आरबीआई के अंतर्गत एडवाइजरी, कौन जारी करता था? टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, ये जारी करती थी। ठीक है, लेकिन इस समिति के सुझाव, देखो मॉनेटरी पॉलिसी के जो सुझाव, पहले इस समिति के सुझाव देख लीजिए, टीएसी यानी टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, फिर मॉनेटरी पॉलिसी में हम आएंगे क्योंकि हमें इसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए। तो देखो, ये टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के जो सुझाव होते थे, ये अनिवार्य रूप से क्या होते थे? मान्य नहीं होते थे। कि अनिवार्य रूप से मान्य हो, ऐसा नहीं होता था। आरबीआई के गवर्नर के पास इसमें से वीटो पावर हुआ करता था। जैसे टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी में आरबीआई का जो गवर्नर होता था, इसमें से उनके पास वीटो पावर होता था। तो इसके चलते अंतिम निर्णय अगर आप कहो तो आरबीआई के गवर्नर के पास ही होता था। इससे पॉसिबल है, पॉसिबिलिटीज है कि भारत में जो मौद्रिक नीतियां हैं वो किसी एक व्यक्ति विशेष के विचारों पर क्या हो जाए? आधारित हो जाए। पॉसिबल है ऐसा। तो इन नीतियों को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी और बेहतर बनाने के उद्देश्य से इस सरकार ने इन नीतियों में, मतलब इसको और बेहतर बनाने के उद्देश्य से सरकार की भूमिका क्या है, यहाँ सुनिश्चित करना भी जरूरी पड़ गया। तो अब ये कैसे पारदर्शी और बेहतर बनेगी, उसके लिए कुछ तो करना होगा। तो देखोगे कि इस समिति में जो आरबीआई के गवर्नर, इससे पहले, सॉरी, इससे पहले एक समिति का गठन किया गया और उर्जित पटेल समिति ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति का सुझाव दिया। अपने उस समिति के अंतर्गत मौद्रिक, उर्जित पटेल साहब लीड कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हमें अब जरूरी हो गया है, जरूरत है कि मतलब भारत को या आरबीआई को एक ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन करना चाहिए जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो, जिसका प्रभाव एक ब्रॉडर लेवल पर पड़े। तो उनने एक ये सुझाव दिया और इस सुझाव के अंतर्गत, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंतर्गत, इसमें से जो टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी थी, इसमें कुछ बदलाव किए गए, मेजर बदलाव किए गए। या फिर आप कह लो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का 2016 में गठन किया गया और इसके अंतर्गत, इसमें से, इस समिति में आरबीआई के गवर्नर, इस समिति में आरबीआई के गवर्नर को भी सम्मिलित किया गया। साथ ही साथ इसमें से 6 सदस्यों को सम्मिलित करने की बात कही गई। इसमें से जो 6 सदस्यों में से 3 सदस्य आरबीआई की तरफ से आएंगे, जिसमें से गवर्नर हो गए, यानी आरबीआई के क्या हो गए? गवर्नर हो गए, गवर्नर हो गए, और डिप्टी गवर्नर हो गए, यानी उप गवर्नर हो गए। ठीक है, 3 व्यक्ति होंगे, ये अर्थव्यवस्था के जानकार होंगे, लेकिन ये सरकार की तरफ से आएंगे। किसकी तरफ से? सरकार की तरफ से आएंगे। तो इसके अंतर्गत देखो, अब ऑब्वियस है क्या होगा
कि इसमें से ना जो मॉनेटरी पॉलिसी बनेगी, तो थोड़ा-सा उनका ये ब्रॉडर लेवल में ये जो डिस्कशन है, अगर इसकी कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी की बनाई जाती है या उसका डिस्कशन किया जाता है, तो ऑब्वियस है कि इसका जो ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को पड़ेगा, पड़ेगा ना? तो इसमें से क्यों? और देखो ये ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गई, पहले पॉसिबल था कि हो सकता है उसमें से वीटो पावर भी आरबीआई के गवर्नर को हुआ करता था, तो पॉसिबिलिटीज़ थी कि उसके चलते थोड़ी-सी समस्या हो जाए। लेकिन इसी वजह से इसको क्या किया गया, संशोधित करते हुए इसमें 6 लोग जोड़े गए, 3 लोग आरबीआई की तरफ से होंगे, 3 सरकार की तरफ से सरकार के प्रतिनिधि होंगे। लेकिन यह कोई व्यक्ति राजनेता नहीं होंगे, यह राजनेता का मतलब कि वैसे नहीं होंगे कि जैसे एमपी, एमएलए, इसमें वो भी हो सकते हैं, बशर्ते ये लोगों को आर्थिक समझ होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए? ये अर्थशास्त्र से संबंधित होनी चाहिए, ये इनकी आर्थिक समझ होनी चाहिए, ये राजनीति से संबंधित नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। तो मौद्रिक नीति समिति वर्ष 2016 में कार्य करना प्रारंभ कर देती है। इसका देखिए एक पक्ष ये भी कहा जाता है कि आरबीआई की इससे स्वायत्तता प्रभावित होगी, क्योंकि आप देख रहे हो पिछले 1.5-2 सालों में कुछ जो हमारे संस्थान हैं, कहीं न कहीं संस्थानों पे थोड़ा-सा प्रेशर है, दबाव है। तो कहा जाता है कि इसके चलते जो आरबीआई की ये जो और देखो, जब कोई पॉलिसी बनेगी या किसी भी प्रकार से कोई निर्णय लिया जाएगा तो बहुमत, ध्यान रखिएगा, बहुमत से निर्णय लिया जाएगा। तो ये भी है, अब वो जो वीटो पावर वो समाप्त हो गया है, तो इसमें संभावना है कि देखो ये जो सरकार की तरफ से जो 3 रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, अगर उधर से 3 है तो ये बहुमत तो हो ही नहीं पाएगा, ये भी संभव है, बहुमत पॉसिबल नहीं है। तो ये कहा जाता है कि इसकी जो ऑटोनॉमी है, जो आरबीआई की स्वायत्तता है, उससे प्रभावित होगी। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी कहा जाता है कि सरकार के प्रतिनिधियों के माध्यम से नीतियों को, राजकोषीय नीतियों को मतलब और बेहतर ढंग से और ट्रांसपेरेंसी बनाया जा सकता है। तो आरबीआई ने निषेधाधिकार जो वीटो पावर को क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है और इसी के उद्देश्य से मौद्रिक नीतियों को और बेहतर और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से मॉनेटरी पॉलिसी का गठन किया गया है। इसमें आपको बस ध्यान देना है कि भैया इसमें से 6 लोग हैं, 3 लोग सरकार की तरफ से आएँगे और 3 आरबीआई की तरफ से होंगे। क्या है? और अंतिम निर्णय बहुमत पर आधारित होगा, लेकिन इसमें अगर मतों की समानता की स्थिति हो जाती है, तो आरबीआई के गवर्नर का निर्णय अंतिम होगा, ठीक है? ऐसे ज़रा ये देख लो, देखो, मैंने बोला कि अगर ये कमिटी है इसमें 6 लोग होते हैं, ठीक है? 3 सरकार की तरफ से होंगे और 3 गवर्नर यानी आरबीआई की तरफ से होंगे। आरबीआई की तरफ से 3 लोग होंगे इसमें, ठीक है? 3 सरकार की तरफ से होंगे। ये राजनेता नहीं होंगे, ये अर्थव्यवस्था में जानकार होंगे। अगर बराबर की स्थिति हो जाए, अगर मान लो कि बराबर की स्थिति हो जाए, 3 ये इधर हैं, 3 इधर हैं, किसी चीज़ में निर्णय लेना है मान लो, जैसे सीआरआर के बढ़ाने में निर्णय लेना है, ठीक है? तो अगर बराबर की स्थिति हो जाती है, तो क्या होगा? पहले तो इसका निर्णय बहुमत पे डिपेंड करेगा, बहुमत पे लागू होगा। लेकिन अगर बराबर की स्थिति हो जाती है, समानता की स्थिति में, तो आरबीआई के गवर्नर का निर्णय अंतिम होगा। अगर मान लो कि आरबीआई का गवर्नर इस साइड है, तो वो पॉलिसी आगे एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसका निर्णय अंतिम होगा जो निर्णय लेगा। या अगर आरबीआई का गवर्नर इधर आ जाता है, तो ऑब्वियस है बहुमत है। तो मतलब ये है कि अभी भी कहीं न कहीं पावर कुछ आरबीआई के गवर्नर के पास है, ठीक है? अभी भी आरबीआई के पास पावर है। तो जो स्वायत्तता की बात है, जो जहाँ ऑटोनॉमी की बात है, तो आप इसके अंतर्गत कह सकते हो कि ऐसा नहीं है, अभी भी तो अगर अगर टाई हो जाता है, कोई भी बहुमत से निर्णय नहीं लिया जा सकता है, तो जिधर आरबीआई के गवर्नर होंगे और उनका निर्णय होगा, वही मान्य होगा, ये भी संभावना है। लेकिन इससे ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता क्या होगी? पारदर्शिता बनेगी, लोगों का विश्वास, लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया जा सकेगा, ठीक है? तो ये है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। बस आपको इसमें से बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाना है, आपको ये ध्यान रखना है कि भैया इसमें से 6 लोग होंगे इस कमिटी में। पहले जो टेक्निकल एडवाइज़री कमिटी जारी करती थी, लेकिन उर्जित पटेल साहब ने सुझाया और टेक्निकल एडवाइज़री कमिटी के स्थान पे ये मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी को लाया गया, ठीक है ना? चलो अगला देख लो, गुणात्मक उपकरण। लेकिन इससे पहले मैं हेयर कट आपको बता दूं, है ना? हेयर कट, चलो, अच्छा, ये पहले तो आप ये जान लो, ये जो हेयर कट है ना, एक्चुअल में ये हेयर कट ध्यान रखिएगा, ये आप उससे संबंधित नहीं है जो सलून वाला हेयर कट है, ठीक है? ये सलून वाला हेयर कट से संबंधित नहीं है।
तो अगर यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई समस्या होती है तो यहाँ तो मैं समझा ही रहा हूँ ये हेयर कट, लेकिन जो जहाँ तक मैंने बताया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नोट्स आप सभी को ज़रूरी है, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, क्योंकि बार-बार आप क्लास नहीं करेंगे। तो नोट्स को मैं कोई ना कोई इजाद करता हूँ नोट्स के लिए, लेकिन आप इसे ध्यान से सुनिए। और मॉनेटरी पॉलिसी का ये शायद तीसरा चौथा लेक्चर है, तो आप स्टार्टिंग से प्लेलिस्ट भी में भी बना होगा, तो आप उससे जाके बेहतर ढंग से मतलब लेक्चर फर्स्ट से सेकंड से थर्ड से आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। चलो अगला है, हमें हेयर कट पढ़ना है। हेयर कट या इसी को मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट ये होता क्या है हेयर कट एक्चुअल में ना। देखो ये हेयर कट देयर आर टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स। हम डायरेक्टली इसको बहुत टू टाइप्स हमने बना दिया है। एक तो बुकिश लैंग्वेज है इसकी, यानी जो किताबों में, जो इकोनॉमी की किताबों में मेंशन है, ठीक है, इकोनॉमिक्स की। और दूसरा जिसने ये एक शब्द को मीडिया ने इजाद किया है। तो मैं इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करता हूं, परेशान होने की बात नहीं है। तो पहले आप देख लो हेयर कट। तो आपको ये ध्यान देना है कि हेयर कट एज सच कोई ये सलून से लेना देना नहीं है, ये इकोनॉमी की टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। जब भी ऋण लेने की प्रक्रिया में, ध्यान से सुनिएगा, जब ऋण लेने की प्रक्रिया में संपत्ति गिरवी रखी जाती है, तब ऐसे गिरवी रखी गई संपत्ति का मुख्य जो मूल्य होता है, वह हमेशा जो लिया गया ऋण है उससे अधिक होता है, जो हमेशा लिया गया ऋण से अधिक होता है। तो ये बीच का जो मार्जिन होता है, जो गैप होता है, इसी को हेयर कट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? हेयर कट कहते हैं। जैसे ध्यान से सुनना, आप पंजाब बैंक के पास गए, आप कहा पंजाब बैंक के पास गए, पंजाब बैंक से आपने लोन लिया 20,000 रुपए का, 20,000 रुपए का, ठीक है। अब पंजाब बैंक से आपने लोन 20,000 रुपए का लिया, लेकिन आपने पंजाब बैंक को बोला कि भैया मैं कुछ संपत्ति लैंड गिरवी रखता हूं, ठीक है, या रखती हूं। तो इसकी जो कीमत होगी, जो लैंड अगर वो आप गिरवी रख रहे हो, तो मान लो कि इसकी कीमत कितनी है? 25,000। कितना है? 25,000। तो ये जो बीच का गैप है, ये जो मार्जिन है, ये क्या है? जो मार्जिन है, जो गैप है, इसी को कहते हैं हेयर कट। इसी को क्या कहते हैं? हेयर कट कहते हैं। हेयर कट कहते हैं, हेयर कट कहते हैं। समझ आया ना कि जो गैप यानी जो संपत्ति आपने गिरवी रखा है, तो उसका मूल्य और लिए गए ऋण के जो मूल्य के बीच का जो डिफरेंट होता है, यही हेयर कट कहलाता है, यही हेयर कट कहलाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और ध्यान से देखिएगा। अब देखो ऐसे भी पॉसिबल है, यदि संपत्ति ऐसी हो जिसका मूल्य तेजी से ऊपर नीचे जाता हो, जो आपने संपत्ति गिरवी रखी है, तो अगर तेजी से ऊपर नीचे जाता हो, तो हेयर कट क्या होगा कि अगर बहुत तेजी से बदलता हो तो हेयर कट उतना ही अधिक होगा। ध्यान रखिएगा, हेयर कट उतना ही अधिक होगा। कैसे? एग्जाम्पल से समझिएगा। आपने 100 रुपया का क्या किया, लोन लिया है। आपने 150 रुपए का सोना गोल्ड रखा है, गोल्ड रखा है। तो पॉसिबिलिटीज है, ये जो गोल्ड है, ये जो देखो 20-50 रुपया तो ये हेयर कट हो गया। पॉसिबल है, क्या है? पॉसिबल है कि इसका जो सोने का मूल्य वोलाटाइल होता है, परिवर्तनीय होता है, बदलता रहता है। तो जितना अधिक जो संपत्ति क्या है, अगर इसका रेट ऊपर नीचे जाता है, तो ये जो हेयर कट होगा उतना ही ज्यादा होगा। हेयर कट उतना ही ज्यादा होगा। हेयर कट क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। दूसरा एग्जाम्पल समझिएगा इससे। जैसे कि मान लो 100 रुपया आपने पीएनबी से ऋण लिया है, और ये आपने परिसंपत्ति यानी जो लैंड है, ठीक है, तो 120 रुपया रखी है, 120 रुपया। तो देखो ये लैंड लैंड का मूल्य बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट नहीं होता है ना, बहुत ज्यादा परिवर्तनीय नहीं होता है। तो इस वजह से जो हेयर कट होगा वो कम होगा। हेयर कट क्या होगा? कम होगा। हेयर कट क्या है? जो गैप है। तो 120 तो ये 20 रुपया, इसी वजह से ये कम है, इसी वजह से ये कम है। तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा, हेयर कट क्या होगा कि अगर संपत्ति जितना ही परिवर्तनीय होगी, जितना ही वोलाटाइल होगी, हेयर कट उतना ज्यादा होगा। जितना कम परिवर्तनीय होगी, उतना ही हेयर कट क्या होगा? कम होगा, उतना ही हेयर कट कम होगा। मान लो यदि संपत्ति ऐसी हो जिसकी मूल्य तेजी से ऊपर नीचे ना हो,
ठीक है। जैसे कि लैंड, लैंड का मूल्य तेजी से ऊपर नीचे नहीं होता है ना, तो जो हेयर कट होगा वो क्या होगा, कम होगा। दूसरा एग्जाम्पल समझिएगा, मान लो कि जैसे आपने 100 रुपया पंजाब से, वही 100 रुपया ले रहे हैं उदाहरण, 100 रुपया पंजाब से आपने लोन लिया, आपने गिरवी रखा 150 रुपए के शेयर, क्या रखा, 150 रुपए के आपने शेयर। शेयर तो बहुत ज्यादा बदलते, घटते बदलते हैं ना, घटते बढ़ते रहते हैं। शेयर आपने क्या रखा, गिरवी रखा। तो देखो शेयर बहुत ज्यादा परिवर्तनीय है, तो हेयर कट जो होगा वो उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा होगा। अब समझ आया कि हेयर कट कैसे वर्क करता है, ठीक है, हेयर कट कैसे वर्क करता है। इसी को आम बोलचाल की भाषा में हेयर कट ही कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, आम बोलचाल की भाषा में इसको हेयर कट भी कहा जाता है। एक और चांसेस है, इसे भी समझ लीजिएगा। जैसे आपने 100 रुपया क्या लिया, लोन लिया, ऋण लिया आपने, है ना, आपने क्या किया, ये 120 रुपए के शेयर रखे थे गिरवी, तो हेयर कट 20 रुपया था, लेकिन यह अचानक से गिर गया, अगर शेयर का रेट अचानक से गिर गया, शेयर मार्केट गिर गया, तो ये 60 रुपया बचा, क्या है, 60 रुपया बचा, कितना बचा, 60 रुपया, पॉसिबल है। तो 60 रुपया बचा, तो ये गैप, अब देखो 40 रुपीज, तो ये जो बैंक है ये जल्द से जल्द इसकी परिसंपत्ति को बेच के, ये जो बेचेगा, तो इसको, ये अब 40 रुपया है ना, अब देखो 40 रुपया का तो एक तरीके से इसको लॉस हो गया, इसको निगेटिव हेयर कट कहा जाएगा, नकारात्मक हेयर कट, निगेटिव, निगेटिव हेयर कट कहा जाएगा, निगेटिव हेयर कट कहा जाएगा। समझ आया कि नहीं, निगेटिव हेयर कट। कैसे निगेटिव हेयर कट, मान लीजिए हुआ क्या है, देखो यहाँ बहुत सोचने और समझने की बात है कि ऐसी पॉसिबिलिटीज है, शेयर अचानक नीचे से गिर जाए, या चलो गोल्ड आपने रखा है, ठीक है, शेयर की, शेयर या गोल्ड रखा है, गोल्ड भी नीचे गिर सकता है। तो अगर 100 रुपया लोन लिया था और आप ये 80 रुपया का हो जाए, तो 20 रुपया का जो लॉस एक तरीके से देख रहे हो ना, ये निगेटिव हेयर कट होगा, क्या होगा, ये निगेटिव हेयर कट होगा। तो यहां तक समझ आया कि नहीं, देखो हेयर कट अब समझ आ गया होगा। देखो एक चीज और इसे ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा कि हेयर कट ये वैसी आर्थिक ये टर्मिनोलॉजी है, ये इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी है, इसके अंतर्गत अगर आप किसी बैंक के पास या कोई वित्तीय संस्थान के पास ऋण लेने जाते हो, तो उस दौरान आप क्या करते हो कि आपसे बोलता है कि भाई आपके पास कोई परिसंपत्ति है, एसेट्स है, आप बोलते हो जी हाँ है, बिल्कुल एसेट्स है। तो हमेशा आपसे जो एसेट्स लिए गए ऋण से क्या होगी, उच्च होगी, ज्यादा होगी, उच्च होगी। और ये जो बीच का गैप है, मान लो कि आपने 150 का एसेट्स रखा, 100 रुपया का लोन लिया, 100 रुपया का लोन लिया, ये बीच का जो गैप है, ये जो डिफरेंस है, यही हेयर कट है, यही हेयर कट है, ठीक है ना। चलो अब आगे आपको देखना है कि गुणात्मक जो क्वांटिटेटिव उपकरण, गुणात्मक उपकरण क्या होते हैं, है ना। चलो, गुणात्मक उपकरण कब इनका प्रयोग किया जा रहा है, गुणात्मक उपकरण। इससे पहले मैं थोड़ा-सा आपको पिछली चीज़ें रिकैप करवाना चाहूँगा। देखो, मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत 5 मिनट लगेगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि गुणात्मक उपकरण हो सकता है बहुत बच्चे पिछली क्लास में ना रहे हों, तो ज़रूरी है इसे समझ आना तब। देखो, मौद्रिक नीतियों का उद्देश्य क्या होता है? मौद्रिक नीतियाँ किसी भी देश की मौद्रिक नीतियों का मतलब कौन जारी करता है? किसी भी देश की केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीतियों को जारी करता है। मौद्रिक नीतियों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में तरलता को बढ़ाया घटाया जाता है, इसका सारा चीज कौन करता है, आरबीआई अर्थात हमारी केंद्रीय बैंक इसको देखरेख करती है। मौद्रिक नीतियों के 3 उद्देश्य होते हैं मुख्य, कैसे कि अर्थव्यवस्था में बैलेंस बनाए रखना, आर्थिक समृद्धि को मैनेज करना, विनिमय दर को यानी घरेलू मुद्रा के विनिमय दर को संतुलित बनाए रखना, और मुद्रास्फीति को भी क्या करना, संतुलित बनाए रखना। मुद्रास्फीति ना ज्यादा बढ़ने पाए और ना ही बहुत ज्यादा घट जाए, मतलब मुद्रा संकुचन की दशा होने ना पाए। तो ये उद्देश्य होते हैं। तो इन सभी चीजों को कंट्रोल करने के लिए, अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई मौद्रिक नीतियों का सहारा लेती है। किसका, मौद्रिक नीतियों का सहारा लेती है। मौद्रिक नीतियां मैंने बताया था 2 प्रकार की होती हैं, एक पारंपरिक मौद्रिक नीति होती है और एक गैर पारंपरिक मौद्रिक नीति होती है, गैर पारंपरिक। तो पारंपरिक मौद्रिक नीतियों का जब प्रभाव खत्म हो जाए तब गैर पारंपरिक मौद्रिक नीतियों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यही पारंपरिक मौद्रिक नीतियां 2 प्रकार की होती हैं। एक मौद्रिक नीति को कहते हैं मात्रात्मक,
यानी मात्रा से संबंधित होती है, कि जैसे कि CRR मात्रा को कट डाउन किया जा रहा है ना, ये कट डाउन किया जा रहा है या बढ़ाया जा रहा है, तो मात्रात्मक उपकरण होता है, और इसके अंतर्गत एक गुणात्मक उपकरण होता है। क्या होता है? एक गुणात्मक उपकरण होता है। मैंने बताया ना कि जो मौद्रिक नीतियों के कुछ उपकरण होते हैं, एक पारंपरिक उपकरण होता है, एक गैर पारंपरिक उपकरण होता है। तो इस पारंपरिक उपकरण के अंतर्गत एक मात्रात्मक उपकरण होता है, दूसरा गुणात्मक उपकरण होता है। तो अभी तक हमने जितने 7-8 मात्रात्मक उपकरण देखा, CRR, SLR, MCLR नहीं, यानी बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SDF, ये सारे मात्रात्मक उपकरण हैं। तो अगर मात्रात्मक उपकरणों का कोई असर ना रह जाए अर्थव्यवस्था में, और जरूरत हो कि अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करना है, या अर्थव्यवस्था में हो सकता है कि तरलता की कमी हो, और तरलता पर्याप्त होने के बावजूद भी बैंक तरलता को वहां तक नहीं, यानी जो लिक्विडिटी संजाल की दशा बना दिया हो, तरलता अर्थव्यवस्था तक नहीं पहुंचने दे रहे हो, संभव है, ऐसा पॉसिबल है, तो आरबीआई गुणात्मक उपकरणों का प्रयोग करेगी। किसका? गुणात्मक उपकरणों का प्रयोग करेगी। अगर इन दोनों का भी प्रभाव अर्थव्यवस्था में नहीं आने दे रहे हैं बैंक, या किसी भी कारणवश, तो फिर गैर पारंपरिक उपकरणों का प्रयोग होगा। तो अभी हम पारंपरिक उपकरणों के अंतर्गत मात्रात्मक उपकरणों को हमने क्या कर लिया है? समाप्त कर लिया है। अब गुणात्मक उपकरण देख रहे हैं, गुणात्मक उपकरण देख रहे हैं। तो भैया देख लो जरा, ये गुणात्मक उपकरण क्या है, ठीक है? तो इस वजह से मैंने ये आपसे हेडिंग डलवाई थी, गुणात्मक उपकरण यानी क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। इसको क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट, गुणात्मक उपकरण। देखो ये गुणात्मक उपकरण क्या होते हैं, जरा इनको भी कवर करके सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जब भी किसी भी देश की केंद्रीय बैंक द्वारा लागू की गई मौद्रिक नीतियों के रेफरेंस में इसके अंतर्गत प्रयोग किए जाने वाले मात्रात्मक उपकरण असफल हो जाएं, विफल हो जाएं, तब सरकार, सॉरी, आरबीआई या केंद्रीय बैंक क्या करेगी कि मात्रात्मक उपकरणों के स्थान पे गुणात्मक उपकरणों का क्या करेगी? प्रयोग करेगी। अर्थात ऐसा पॉसिबल है कि दरों में निरंतर कमी के उपरांत बैंक इसमें किसी भी प्रकार से परिवर्तन न अर्थव्यवस्था में आने दें। जैसे कि मान लो CRR में कमी हो रही है, SLR में कमी कर रहे हैं, लेकिन बैंक इसका असर नहीं होने दे रहे हैं, इस कमी का असर अर्थव्यवस्था में नहीं होने दे रहे हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर मान लो CRR और SLR को बढ़ाया जाए, इसको क्या किया जाए? बढ़ाया जाए, इनहंस किया जाए, इसको हाइक किया जाए, तो इसका बर्डन भी पॉसिबल है कि उपभोक्ता तक ना बैंक पहुंचने दें। तो इसकी जगह आप क्या करोगे? जो CRR और SLR ये मात्रात्मक उपकरण थे, तो मतलब ये प्रभाव इनका क्या हो गया है? खत्म हो गया है। तो अब कोशिश किया जाएगा कि गुणात्मक उपकरणों को प्रयोग किया जाए। तो गुणात्मक उपकरणों के अंतर्गत आरबीआई बैंकों को उनकी नैतिक जिम्मेदारी, ध्यान रखिएगा, मात्रात्मक उपकरणों में ये कट डाउन हो रहा था, रेट में कट डाउन, और रेट को बढ़ाया जा रहा था, हाइक किया जा रहा था, कट डाउन किया जा रहा था, लेकिन ये मात्रात्मक उपकरणों के अंतर्गत हो रहा था। लेकिन गुणात्मक उपकरण इसके जैसे नहीं होते हैं, इसके जैसे नहीं होते हैं, जैसे कि आप कह सकते हो मात्रात्मक उपकरणों की तरह ये मात्रा से संबंधित नहीं होते हैं। तो ये होते क्या है? ये इसकी गुणात्मक उपकरण यानी क्वालिटेटिव जो इंस्ट्रूमेंट है, तो इसकी क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत जो आरबीआई है, ये बैंकों से कहेगी कि उसकी नैतिक जिम्मेदारी क्या है? उसकी नैतिक जिम्मेदारी है, क्यों? क्योंकि बैंक उसकी हर एक दशा में हेल्प करती है। अगर बैंक दिवालिया हो रहा होता है, तो आरबीआई उसके साथ आती है, उसकी हेल्प करती है। तो आरबीआई बैंकों से कहेगी कि भैया आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी है, और बैंकों को नैतिक जिम्मेदारी का बोध करवाया जाएगा। इसके अंतर्गत गुणात्मक उपकरणों के अंतर्गत। तो ये पॉसिबल है। साथ ही साथ बैंकों को आरबीआई के द्वारा चेतावनी भी दी जा सकती है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हो, तो आपके खिलाफ डायरेक्टली एक्शन लिया जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटीज है। साथ ही साथ आरबीआई बैंकों के लिए नए नियम भी जारी कर सकती है कि फला जगह आपको इतना रुपया देना है ही। जैसे कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है ना, याद है? तो इसके अंतर्गत क्या है कि आरबीआई ने यह निर्धारित कर दिया है बैंकों को कि हर हाल में प्रायोरिटी सेक्टर के अंतर्गत, जब मैं बैंकिंग सेक्टर पढ़ाऊंगा ना,
तो उसमें प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एक होता है, एक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट है। तो इसके अंतर्गत आप देखोगे कि यह निर्धारित आरबीआई पॉसिबल है गुणात्मक उपकरणों के अंतर्गत कि आरबीआई यह निर्धारित कर दे, क्या कर दे, आरबीआई यह निर्धारित कर दे कि आपको मतलब इतना ऋण फला जगह इतना ऋण हर हाल में क्या करना है, देना ही देना है, ये पॉसिबिलिटीज है। तो ये सभी गुणात्मक उपकरण है, क्या है, ये गुणात्मक उपकरण है। अब मान लो कि मात्रात्मक उपकरण और गुणात्मक उपकरण इन दोनों का प्रभाव ना मार्केट में अर्थात अर्थव्यवस्था में पड़े पॉसिबल है, हो सकता है ऐसा, है ना, पॉसिबिलिटीज है। तो अगर मात्रात्मक उपकरण और गुणात्मक उपकरण दोनों ही उपकरण प्रभाव मतलब उनका प्रभाव ना पड़े या वो विफल हो जाएं, तो फिर आरबीआई पारंपरिक उपकरणों को छोड़ करके वह गैर पारंपरिक उपकरणों को क्या करेगी, उसका मतलब उसका यूज करेगी, उसका प्रयोग करेगी। तो अब देखना है गैर पारंपरिक उपकरण क्या है, ठीक है, यानी नॉन ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट, नॉन ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट। तो चलो गैर पारंपरिक उपकरण, गैर पारंपरिक उपकरण के अंतर्गत पहले एक आता है हेलीकॉप्टर ड्रॉप, हेलीकॉप्टर ड्रॉप, हेलीकॉप्टर ड्रॉप, ठीक है। दूसरा आता है हेलीकॉप्टर हुबर, हेलीकॉप्टर हुबर। तीसरा है निगेटिव इंटरेस्ट रेट, निगेटिव इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट, नकारात्मक ब्याज दर को कहते हैं हिंदी में, नकारात्मक ब्याज दर, ब्याज दर। तो ये सारी ये जो उपकरण है, ये तीनों ये गैर पारंपरिक उपकरण है, गैर पारंपरिक उपकरण है, गैर पारंपरिक उपकरण है, गैर पारंपरिक उपकरण है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये क्या है, गैर पारंपरिक उपकरण है। तो देखो अब गैर पारंपरिक उपकरणों के अंतर्गत हम डिटेल से एक एक को क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहां तक उम्मीद करता हूं कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा। देखो बहुत सिंपल और साधारण वे पे आप समझा करिए। देखो मात्रात्मक उपकरणों का जब प्रयोग मतलब प्रभाव रह ही नहीं जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो ऑब्वियस गुणात्मक उपकरणों का प्रभाव, ठीक है, हो सकता है आरबीआई को लगे कि गुणात्मक उपकरणों को यूज किया जाए तो उसका प्रभाव पड़े। तो तब मात्रात्मक उपकरणों के अंतर्गत अगर जैसे कि ये पारंपरिक उपकरणों की ही दोनों पार्ट हैं, तो फिर अगर ये मात्रात्मक खत्म हो गया तो उपकरण गुणात्मक का यूज किया जाएगा। अगर इनका दोनों का प्रभाव विफल हो जाता है, पड़ता ही नहीं है, तब ये फिर लास्ट में गैर पारंपरिक उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो यह उपकरण है अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए आरबीआई इनको क्या करती है, उपयोग में लाती है, इनका प्रयोग करती है बैंकिंग सिस्टम और अर्थव्यवस्था को कंट्रोल में लाने के लिए, ठीक है। तो पहला देखिए हेलीकॉप्टर ड्रॉप, हेलीकॉप्टर ड्रॉप, हेलीकॉप्टर ड्रॉप या मनी भी कहते हैं, हेलीकॉप्टर मनी। ये हेलीकॉप्टर मनी क्या है, क्या हेलीकॉप्टर से पैसा डाला जाएगा, नहीं, ऐसा तो नहीं है ना कि हेलीकॉप्टर से पैसा डाला जाएगा, हेलीकॉप्टर ड्रॉप मनी। देखो होता क्या है, गैर पारंपरिक उपकरणों का ये एक उपकरण है। जो हेलीकॉप्टर मनी या हेलीकॉप्टर ड्रॉप, ये गैर पारंपरिक उपकरणों के ही अंतर्गत आता है। इस अवधारणा को सबसे पहले अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्राइडमैन ने प्रयोग में लाए थे, इसका यूज किया था, इसको प्रतिपादित किया था, हेलीकॉप्टर ड्रॉप और मनी को, ठीक है। तब तक तो इसमें देखो ये क्या होता है, ये जो वर्ड है ये अमेरिका में एक उपयोग में भी कई बार लाया गया और वहां ज्यादा ये चलन में होता है। तो सबसे पहले अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्राइडमैन क्या करते हैं कि इसका प्रयोग करते हैं, इसको प्रतिपादित करते हैं, इसको क्वाइन करते हैं, ठीक है। देखो 1976 में इस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था, नोबेल प्राइज भी दिया गया था। लेकिन यह अवधारणा तब खबरों में आती है जब आप देखोगे फेडरल रिजर्व बैंक अमेरिका है, जो फेडरल बैंक है, तो वहां के जो चेयरपर्सन होते हैं, वहां के जो अध्यक्ष होते हैं, तो वो बेन बेन्नार्के नाम होता है उनका। तो इस शब्द का प्रयोग करते हैं अपने एक स्पीच में।
उसी दौरान इसका मतलब ये चलन में आ जाता है और इसका यूज़ किया जाने लगता है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है हेलीकॉप्टर ड्रॉप के अंतर्गत या हेलीकॉप्टर मनी के अंतर्गत कि अर्थव्यवस्था में तरलता सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ता तक मुद्रा का प्रत्यक्ष वितरण किया जाता है। डायरेक्टली पैसा या मुद्रा पब्लिक तक पंप की जाती है। कैसे? कि देखो संभव है कि जो मैंने बताया ये गैर पारंपरिक उपकरण है, पॉसिबल है कि पारंपरिक उपकरणों का अब कोई असर नहीं हो रहा है अर्थव्यवस्था में, तो हेलीकॉप्टर मनी या हेलीकॉप्टर ड्रॉप क्या किया जाएगा, ये गैर पारंपरिक उपकरणों के अंतर्गत है। तो कोशिश इसमें होगा क्या कि जो जनता है, तो मान लो ये जो जनता है, तो वहाँ का केंद्रीय बैंक कहीं का जैसे हमारा मान लो हमारा आरबीआई है, ठीक है ना? हमारा केंद्रीय बैंक आरबीआई है ना? तो ये जनता तक डायरेक्टली पैसा क्या करे डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर कर दे, सभी के खाते में 15-15 लाख डाल दे, 20-20 लाख डाल दे, पॉसिबल है ना? क्यों? अगर जैसे कि मान लो बैंकों ने क्या कर लिया है, पूरी लिक्विडिटी को ट्रैप कर दिया है। लिक्विडिटी जो जाल है ना, लिक्विडिटी ट्रैप तरलता संजाल है, बैंकों ने इसको पूरी तरीके से नीचे पैसा जाने ही नहीं दे रहे हैं अर्थव्यवस्था में। रेट एकदम हाइक कर दिया है, पैसा जाने ही नहीं दे रहे हैं। तो अब वहाँ का केंद्रीय बैंक कुछ तो करेगा, अगर गुणात्मक और मात्रात्मक उपकरणों का कोई प्रयोग हो ही नहीं रहा है, कोई असर हो ही नहीं रहा है। तो क्या करेगा कि अब ये डायरेक्टली पैसा लोगों के अकाउंट में हो सकता है डाल दे, डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर कर दे, डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर कर दे। यही हेलीकॉप्टर मनी है। लेकिन देखो अगर सभी के अकाउंट में अगर डायरेक्ट पैसा डाल दिया जाएगा तो इकोनॉमी पैरेलल हो जाएगी। इकोनॉमी क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी और मुद्रा का जो मूल्य है वो शून्य हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कैसे? मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। सभी को मान लो कि 15 लाख रुपया, जो कि मैं इसके कभी सपोर्ट में नहीं हूं कि 15 लाख सभी को मिले। 15 लाख अगर सबको मिल जाए तो रेडी वाला रेडी लगाने नहीं जाएगा, टीचर पढ़ाएंगे नहीं, किसान खेती नहीं करेगा, क्योंकि ओवरऑल एक घर में तो 5-6 लोग हैं तो 1 करोड़ रुपया है, अगर वो बैंक में ही डाल देंगे तो इंटरेस्ट में खाते रहेंगे, है ना? तो इससे हमारी इकोनॉमी क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी, लंगड़ी-लूली हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो ये संभव नहीं है। तो इसके अंतर्गत जो हेलीकॉप्टर मनी या ड्रॉप के अंतर्गत क्या किया जाता है कि यह इसके अंतर्गत जैसे कि वेलफेयर स्कीम्स हैं, बुनियादी निर्माण हैं, तो इसके माध्यम से ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है, व्यय किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इसके अंतर्गत दिया जाता है। जैसे कि मान लो कोई वेलफेयर स्कीम है, तो उस स्कीम्स के माध्यम से कि आपको ये करना है या कोई जैसे नरेगा जैसी चीज़ है, उसके अंतर्गत खूब पैसा आरबीआई डायरेक्टली पंप कर दे और लोगों को दे। तो एक इंफ्रा बना, नो डाउट यहाँ देखिए लॉस होगा, फिजिकल डिफिसिट राजकोषीय घाटा बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन ये अभी मैं बताऊँगा ये पूरा चैप्टर है नेशनल इनकम। तो ये जो राजकोषीय घाटा बढ़ेगा, लेकिन राजकोषीय घाटे की भरपाई के लिए जो आरबीआई है या केंद्रीय बैंक है, नए नोट जारी करके इसकी भरपाई कर देगी। जो नए नोट जारी करके इसकी भरपाई कर देगी, जो ये फिस्कल डिफिसिट अर्थात राजकोषीय घाटा होगा। तो आपने हेलीकॉप्टर मनी को देखा, हेलीकॉप्टर ड्रॉप को देखा, ठीक है? अब इसमें किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर एक बार थोड़ा-सा इसको और मैं समराइज़ करके बता देता हूँ। देखो, हेलीकॉप्टर ड्रॉप या मनी के अंतर्गत क्या होता है कि भैया इसके अंतर्गत अगर किसी भी जो पारंपरिक उपकरणों का प्रभाव अर्थात पारंपरिक के अंतर्गत 2 थे मात्रात्मक, गुणात्मक, ये विफल हो जाते हैं, इनका कोई असर नहीं अर्थव्यवस्था में होता है, ठीक है? तरलता संजाल की स्थिति हो जाती है, पैसा ट्रैप्ड हो जाता है। अब पैसा मार्केट में है ही नहीं है, आर्थिक समृद्धि प्रभावित हो रही है। तो आरबीआई या फिर किसी भी देश की केंद्रीय बैंक को ऐसा लगता है कि हमें क्या करना चाहिए कि लोगों तक पैसे पहुँचाना चाहिए। तो यह कोई न कोई डायरेक्टली माध्यम मतलब प्रत्यक्ष अंतरण की कोई न कोई विधि ढूँढते हैं और जनता तक पहुँचाने का कोशिश करते हैं। लेकिन ये ऐसे तो पैसा फ्री में बाँट नहीं देंगे, तो ये कोशिश करते हैं कि जैसे वेलफेयर स्कीम हो जाए या बुनियादी निर्माण, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा ये किया जाए और लोग काम करें और लोगों को पैसा दिया जाए। तो इससे फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, तो उस फिस्कल डेफिसिट को नए नोट छाप के ये कर दिया जाएगा, इसकी जो भरपूर्ति है। तो इस शब्द का जो सबसे पहले उपयोग है वो अमेरिकी अर्थशास्त्री 1976 में जो उन्हें नोबेल प्राइज इसी अर्थशास्त्र में मिला, जो मिल्टन फ्राइडमैन कहा गया। लेकिन यह शब्द बहुत तब चलन में नहीं आता है, लेकिन इसके बाद धीरे-धीरे क्या होता है कि जो अमेरिकी फेडरल बैंक जो अमेरिकी जो फेडरल बैंक है, तो वहाँ के चेयरपर्सन अध्यक्ष है, बेन बेर्नांके ने क्या किया इस शब्द का प्रयोग किया, इसको चलन में लाए। तो ये है हेलीकॉप्टर ड्रॉप अर्थात हेलीकॉप्टर मनी। ओके, अगला शब्द हम देखते हैं हेलीकॉप्टर हूवर।
है ना? ये भी किसका ये गैर पारंपरिक उपकरणों के अंतर्गत ये उसी का उपकरण है, हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर हूवर। हूवर तो आप खूब सुने होंगे। ये जो शब्द है ना एक्चुअल में हूवर वैक्यूम क्लीनर, है ना, इसका मतलब होता है हूवर। ये जो ये शब्द है हूवर, हूवर का मतलब होता है वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर क्या होता है? सारा कचरा अपने अंदर भर लेता है ना। वैक्यूम क्लीनर क्या होता है? जो वैक्यूम क्लीनर आप अपने घर में यूज करते होंगे तो सारा कचरा जो होता है वो अपने अंदर ले लेता है। तो ये जो हेलीकॉप्टर हूवर है इसके अंतर्गत क्या होता है कि ये पारंपरिक उपकरणों के प्रयोग अगर जब पूरी तरीके से क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तब पारंपरिक उपकरणों का जो प्रयोग है मौद्रिक नीतियों के माध्यम से मात्र बैंकिंग व्यवस्था में पड़ी अर्थव्यवस्था को कम किया जा सके। लेकिन अगर इसमें पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है कि पारंपरिक उपकरणों का प्रयोग से जो अर्थव्यवस्था में खाली पैसा है वो ना आ पाए, है ना? ऐसी पॉसिबिलिटीज है। तो फिर हेलीकॉप्टर हूवर का प्रयोग किया जाता है। किसका? हेलीकॉप्टर हूवर का प्रयोग किया जाता है। तो मैं हेलीकॉप्टर हूवर के अंतर्गत मैं आपको एक चीज़ और दोबारा ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए जो हेलीकॉप्टर हूवर होता है ना, ये इसके अंतर्गत बहुत सिंपल और साधारण है कि इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण या अच्छा उदाहरण है डिमोनेटाइजेशन। क्या है? विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण। जो अर्थव्यवस्था में पड़ा पैसा है इस पैसे को, ये जो पैसा पड़ा हुआ है अर्थव्यवस्था में, इस पैसे को बैंकिंग व्यवस्था में लाना, इस पैसे को बैंकिंग व्यवस्था में लाना हेलीकॉप्टर हूबर है। ठीक है, ये हेलीकॉप्टर हूबर है। देखो, पारंपरिक उपकरणों के प्रयोग से मौद्रिक नीतियों, जो मौद्रिक नीतियां हैं, तो मौद्रिक नीतियों के माध्यम से मात्र बैंकिंग व्यवस्था में ही पड़ी धनराशि को क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है। लेकिन वह धनराशि जो बैंकिंग व्यवस्था से बाहर है, ठीक है, जैसे कि मान लो कि काले धन, काला धन, ब्लैक मनी हो गया, या आप ऐसा कह लो कि ब्लैक मनी के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे एक चैप्टर में, या वैसा पैसा हो गया जैसे काउंटरफेट करेंसी, ये काउंटरफेट यानी जाली मुद्रा का कारोबार। तो अगर ये पैसा बाहर है तो आप देखोगे कि अगर इस पैसे को भी सोखना है, इस पैसों को भी सोखना है, बैंकिंग व्यवस्था में लाना है, तो क्या करेंगे कि ऐसा ये गैर पारंपरिक उपकरण अपनाएंगे, हेलीकॉप्टर हूवर को अपनाएंगे और सारा पैसा मार्केट का बैंकिंग व्यवस्था में ला देंगे। ठीक है, सारा पैसा मार्केट का बैंकिंग व्यवस्था में ला देंगे। जैसे इसे ऐसा समझ सकते हो, जैसे मान लो कि कोई पारंपरिक उपकरण के अंतर्गत हेलीकॉप्टर हूबर, है ना, ये हेलीकॉप्टर हूबर है। अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि पारंपरिक उपकरणों का उपयोग करते हो आप, और अर्थव्यवस्था में वही पैसा आप ले आके पाओगे ना जो बैंकिंग व्यवस्था में है। ठीक है, आप ब्लैक मनी को तो नहीं वापस ला पाओगे ना बैंकिंग व्यवस्था में। ब्लैक मनी का कोई लेखा जोखा ही नहीं है। ना ही काउंटर फेट करेंसी जो जाली मुद्रा का कारोबार है उसे भी नहीं ला पाओगे। तो समग्र मुद्रा को अगर हमें सोखना है, पूरी अर्थव्यवस्था में जितना पैसा पड़ा है अगर बैंकिंग व्यवस्था में लेके आना है, तो उसका किसका माध्यम आप अपनाएंगे? हेलीकॉप्टर हूवर, अर्थात गैर पारंपरिक उपकरण के अंतर्गत ये हेलीकॉप्टर हूवर आता है। तो इस हेलीकॉप्टर हूवर का हम उपयोग करेंगे। देखो जहां भी पैसा होगा, देखो आपके पास जो मतलब जैसे महिलाओं के पास बहुत सारा पैसा इधर उधर रखा था, कुछ लोगों के पास ब्लैक मनी बहुत ज्यादा था, लेकिन जब डिमोनेटाइजेशन हुआ ना, विमुद्रीकरण हुआ ना, तो सब पैसा बैंकिंग सिस्टम में आया कि नहीं आया? भले ही वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी माध्यम में आया हो, क्योंकि जैसे ही ये कहा गया कि 500 और 1000 का जो मुद्रा है इसका, यानी लीगल टेंडर, जो 500 और 1000 का नोट है इसका लीगल टेंडर समाप्त किया जाता है, लोग भड़बड़ा के बैंकिंग व्यवस्था में सारा पैसा लेके आ गए। भले ही लोग इलीगल तरीके से किसी के खाते में जमा करवाया, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं था, कोई किसी के खाते में, लेकिन ओवरऑल आया तो ना। तो हेलीकॉप्टर हूवर इसे कहते हैं कि बैंकिंग व्यवस्था में पैसा को सोखना, बैंकिंग व्यवस्था में पैसे को लेके आना, कहां से? अर्थव्यवस्था से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अर्थव्यवस्था से बैंकिंग बैंकिंग व्यवस्था में पैसा को क्या करना? लेके आना, हेलीकॉप्टर हूवर कहते हैं। ठीक है, जब अर्थव्यवस्था के किसी भी हिस्से में पड़ी भी अधिशेष धनराशि को सोखा जाए, इसी को हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर हूवर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? हेलीकॉप्टर हूवर कहा जाएगा। समझ आ गया हेलीकॉप्टर हूवर। अब आता है नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, अगला। नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट,
इंटरेस्ट रेट। ये निगेटिव इंटरेस्ट रेट क्या है, जरा इसे सुन लीजिएगा। नकारात्मक ब्याज दर कहते हैं इसको, नकारात्मक ब्याज दर, नकारात्मक ब्याज, ठीक है ना, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। देखो नकारात्मक ब्याज दर अगर हम बात करें तो अभी भी जापान में नकारात्मक ब्याज दर लगती है, लेकिन इसके दो प्रारूपों में नकारात्मक ब्याज दर को विभाजित किया जा सकता है। इसको दो प्रारूपों में लागू किया जा सकता है। एक तो वह जो वाणिज्यिक बैंक लागू करते हैं, ध्यान रखिएगा, एक तो वह जो वाणिज्यिक बैंक लागू करते हैं और दूसरा वो जो केंद्रीय बैंक लागू करती हैं। क्या करती हैं? केंद्रीय बैंक लागू करती हैं। तो एक वाणिज्यिक बैंक द्वारा जो लागू की गई निगेटिव इंटरेस्ट रेट है, नकारात्मक ब्याज दर है, वो मौद्रिक नीतियों का उपकरण नहीं मानी जाती है। मौद्रिक नीतियों का उपकरण वही होगी जो उस देश की केंद्रीय बैंक अर्थात आरबीआई क्या करे, लागू करे। तो अगर आरबीआई नेगेटिव इंटरेस्ट रेट को लागू करे बैंकों पर तो यह मौद्रिक नीति का उपकरण होगा। इस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो यह जो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है ये दो प्रकार का है। एक तो जो कॉमर्शियल बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है, वो लागू करते हैं, और दूसरा जो है ये किसी भी देश की केंद्रीय बैंक लागू करती है। तो जो वाणिज्यिक बैंक नकारात्मक ब्याज दर लागू करेंगे, वो पैसा ध्यान रखिएगा, वो जो पैसा होता है नकारात्मक ब्याज दर जो वाणिज्यिक बैंक लागू करते हैं, तो ये किसी भी हालात में आपके मौद्रिक नीतियों का पार्ट नहीं होता, ये उसका उपकरण नहीं होता है। लेकिन अगर इसके दूसरी तरफ हम बात करें कि जो भी वैसा ब्याज दर, जो नेगेटिव ब्याज दर जो किसी भी देश की केंद्रीय बैंक लागू करती है या फिर भारत की मान लो आरबीआई लागू कर दे, तो यह किसका, यह मौद्रिक नीतियों का उपकरण माना जाएगा। किसका? मौद्रिक नीतियों का उपकरण माना जाएगा। तो केंद्रीय बैंक द्वारा जो लागू की गई नकारात्मक ब्याज दर ये गैर पारंपरिक जो उपकरण है इनका पार्ट होता है। नेगेटिव इंटरेस्ट रेट मैंने बताया ही था। यदि जमाकर्ता के, जो जमा करता है अगर धनराशि देता है, तो बैंक ब्याज न देकर जमा राशि पर कुछ पैसा काट ले, हिस्सा कुछ काट ले, इसको नकारात्मक ब्याज दर कहेंगे। क्या कहेंगे? नकारात्मक ब्याज दर कहेंगे। जैसे कि स्विट्जरलैंड में जो उपस्थित जितने भी बैंक हैं वो ऐसा करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं बैंक? देखो होता क्या है इसके अंतर्गत अगर हम बात करें कि ये बैंक तभी निगेटिव इंटरेस्ट रेट लागू करते हैं कि जैसे कि अर्थव्यवस्था हमारी सैचुरेट हो गई है, चरम पर पहुंच गई है, मतलब कि वहां मांग बहुत ज्यादा नहीं है। तो लोग क्या करते हैं कि अपना पैसा, अब मांग कब करेंगे? जब लोगों के पास पैसा होगा। अगर बैंकों के पास मैं पैसा देने जमा करने जाता हूं तो बैंक कहेंगे कि हम ब्याज नहीं देंगे, बल्कि आपका जो पैसा है उससे हम कुछ काट लेंगे। बोले, आप बोलोगे क्यों? वो कह देंगे कि हम रख रखाव आपका पैसे का रखेंगे तो काट लेंगे। एक्चुअल में वो रख रखाव के लिए नहीं पैसा काट रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप क्या करो कि आप अपना पैसा रखो, खर्च करो। आपसे डायरेक्टली तो कहेंगे नहीं, उनका यही उद्देश्य है कि पैसे पे अगर निगेटिव इंटरेस्ट रेट लगा देंगे तो पैसा लोग जमा करने से बैंक में कतराएंगे, तो लोग उसका उपभोग करेंगे, और जब उपभोग करेंगे तो मांग करेंगे, और जब मांग करेंगे तो जो आर्थिक समृद्धि नीचे जा रही थी, आर्थिक समृद्धि नीचे जा रही थी, वो दोबारा से रिवाइव कर जाएगी। क्या कर जाएगी? वह दोबारा से रिवाइव कर जाएगी। तो जो बैंक क्या करते हैं, जो जैसे कि स्विट्जरलैंड में आज भी बैंक है ना, वो क्या करते हैं कि निगेटिव इंटरेस्ट रेट लगाते हैं, निगेटिव इंटरेस्ट रेट लगाते हैं उपभोक्ता पर। तो यह मौद्रिक नीतियों के उपकरण का हिस्सा नहीं होता है, लेकिन जो आरबीआई या फिर किसी भी देश की केंद्रीय बैंक अगर निगेटिव इंटरेस्ट रेट कॉमर्शियल बैंक पे लगाए तो यह मौद्रिक नीतियों का अर्थात गैर पारंपरिक मौद्रिक नीतियों का उपकरण का हिस्सा होता है। ठीक है, तो आपने ये देखा कि ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा बैंक क्यों कर रहे हैं। मतलब जैसे स्विट्जरलैंड में मैंने बताया कि जैसे ये मान लो जैसे स्विट्जरलैंड में ये कोई बैंक है वहां का, ये कोई बैंक है, आप उपभोक्ता हो, आप उपभोक्ता हो, आप पैसा लेके गए बैंक के पास, बैंक बोलेगा कि हम आपको ब्याज तो देंगे ही नहीं, लेकिन ब्याज तो देंगे ही नहीं, लेकिन एक हिस्सा आपकी जमा राशि से काट लेंगे, ऊपर से एक हिस्सा आपकी जमा राशि से काट लेंगे। ठीक है, इसी को, ये जो हिस्सा है इसी को निगेटिव इंटरेस्ट रेट कहा जाता है।
इसी को क्या कहा जाता है? नेगेटिव इंटरेस्ट रेट कहा जाता है। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं बैंक? क्योंकि भैया अर्थव्यवस्था देखो, अब स्विट्जरलैंड में सबके पास गाड़ी घोड़ा मकान बंगला सबको है, सबके पास है। वहां कोई गरीब नहीं है, तो वहां जो अर्थव्यवस्था है सेचुरेशन में पहुंच गई है। मतलब वहां की अर्थव्यवस्था एक तरीके से सेचुरेटेड हो गई है कि वहां सबके पास सब कुछ है, लोग शौकिया चीजों को खरीद रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था को जीवित रखने के लिए जो वहां के बैंक हैं वो क्या करते हैं कि निगेटिव इंटरेस्ट रेट पुल कर देते हैं, लगा देते हैं, ताकि लोग बैंकों में पैसा ना जमा करके लोग उसका उपभोग करें। क्या करें? उपभोग करें। ताकि ये पैसा जो उसका उपभोग करेंगे तो मांग बढ़ेगी। अब मांग बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था जो जा रही थी, गर्त में जा रही थी, वह दोबारा से जी जाएगी, वो दोबारा से रिवाइव कर जाएगी। ठीक है, तो ये तो आपने देखा जब कॉमर्शियल बैंक उपभोक्ता पे लगाते हैं। दूसरा देखिएगा कि जब आरबीआई या केंद्रीय बैंक, किसी भी देश की केंद्रीय बैंक किस पे लगाती है? कॉमर्शियल बैंक पे लगाती है। कॉमर्शियल बैंक पे लगाती है। कॉमर्शियल बैंक पे लगाती है। यह मौद्रिक नीतियों के उपकरण का हिस्सा है। ध्यान रखिएगा, ये मौद्रिक नीतियों के उपकरण का हिस्सा है। इसके अंतर्गत ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है? जैसे कि जापान में आज भी ना, जो जापान की केंद्रीय बैंक है वो अपने कॉमर्शियल बैंक पे नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पुल करती है। क्यों करती है? जरा इसको भी, इसका भी वही उद्देश्य होता है। देखो, केंद्रीय बैंक, अगर ये लोग ना अब जो पब्लिक को पैसा नहीं देते हैं, जो बैंक होते हैं, तो ये लोग पब्लिक को पैसा नहीं देते हैं। ये क्या करते हैं कि आरबीआई या केंद्रीय, हमारा अगर हमारी बात करें तो आरबीआई, लेकिन जापान में तो ये केंद्रीय बैंक, तो केंद्रीय बैंक के पास पैसा जमा करते हैं। तो केंद्रीय बैंक जिसपे इंटरेस्ट देने की बजाय वो पैसा काट लेता है, पैसा काट लेता है। क्या करता है? पैसा काट लेता है। इसी को यहाँ नेगेटिव इंटरेस्ट रेट कहते हैं। ये पैसा क्यों काट लेता है भैया? ये इस वजह से कि बैंकों का पैसा केंद्रीय बैंक की तरफ ना आकर के बैंकों का पैसा उपभोक्ता की ओर जाए। कहां जाए? उपभोक्ता की ओर जाए। और यही उपभोक्ता ज्यादा से ज्यादा क्या करे? मांग करे। और जब मांग करेगा तो उत्पादन होगा, और जब उत्पादन होगा तो आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगी? बढ़ेगी, यानी अर्थव्यवस्था जीवित रह सकेगी। तो जापान में निगेटिव इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा, यहां तक उम्मीद करता हूं किसी भी प्रकार से कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा। तो मैंने वाणिज्यिक बैंकों का भी बता दिया कि वाणिज्यिक बैंक उपभोक्ता पर लगाते हैं, और ये जो केंद्रीय बैंक है वो कॉमर्शियल बैंक पे लगाते हैं। किस पे? कॉमर्शियल बैंक पे लगाते हैं। तो आज भी जो जापान में कॉमर्शियल बैंक क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। सॉरी, केंद्रीय बैंक कॉमर्शियल बैंक में निगेटिव इंटरेस्ट रेट लगाते हैं। ठीक है, अब समझ आ गया इसका ऐसा क्यों करते हैं। अब देखो, प्राइम लेंडिंग रेट, क्या? प्राइम लेंडिंग रेट, इसे भी जरा सुन लो। प्राइम लेंडिंग रेट और बेस रेट, ये भी दोनों बता देता हूँ, है ना? बेस रेट क्या है और प्राइम लेंडिंग रेट क्या है, जरा इसे ध्यान से सुनिएगा, वैसी कहानी है। फिर हम कल के लेक्चर में एमसीएलआर को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना? तो जो प्राइम लेंडिंग रेट है, अब मैं इसको PLR लिखूंगा। ठीक है, प्राइम लेंडिंग रेट। ठीक है, इसको हिंदी में प्रधान ऋण दर भी कहते हैं। प्रधान ऋण दर भी कहते हैं। ऋण दर भी कहते हैं। देखो, ये जो प्राइम लर्निंग रेट है, ये वह ब्याज दर हुआ करती थी, अब नहीं ये होता है। ये वह ब्याज दर हुआ करती थी जिस पर कोई बैंक अपने सबसे बेहतर ग्राहकों को ऋण प्रदान करने की अवस्था में जो ऋण प्रदान करते थे, तो जो उनके ग्राहक होते थे, जो कस्टमर होते थे, सर्वश्रेष्ठ ग्राहक होते थे, जो इनको इंटरेस्ट देते थे, उसी को प्राइम लर्निंग रेट कहते थे। उसी को प्राइम लर्निंग रेट कहते थे। दोबारा सुनिएगा, ये पंजाब बैंक है।
ठीक है, पहले होता था, लेकिन ये आज जानना जरूरी है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है। देखो होता क्या है, जो एक दो प्रकार के, जैसे ये पंजाब है और दो प्रकार के उपभोक्ता होते हैं, एक प्राइम, एक सब प्राइम। सब प्राइम, जो जो प्राइम कंज्यूमर होते हैं, ये जो प्राइम कंज्यूमर होते हैं, इनका इतिहास साफ स्वच्छ होता है। प्राइम कंज्यूमर का इतिहास हमेशा साफ स्वच्छ होता है, इनने टाइम से पैसा लिया है, टाइम से पैसा दिया है। लेकिन ये जो सब प्राइम कंज्यूमर होते हैं, ठीक है, तो ये इनका जो साफ स्वच्छ इतिहास नहीं होता है। हो सकता है इनने कभी देनदारी में चूक कर दी हो, पॉसिबिलिटीज है। तो इन सभी को, जिनका इतिहास साफ स्वच्छ नहीं होता है, इन सभी को सब प्राइम कस्टमर कहते हैं। क्या कहते हैं? सब प्राइम कस्टमर कहते हैं। तो होता क्या था कि ये जिनका इतिहास साफ स्वच्छ है, प्राइम कस्टमर का, आज भी ऐसा देखो, ये लीगली तो नहीं है, लेकिन आज भी आप ऐसा देखते होंगे कि आपका अगर इतिहास साफ स्वच्छ है, तो बैंक पकड़ पकड़ के आता है कि भैया ऋण ले लो, ऋण ले लो, आपको ब्याज दर कम कर देंगे। लेकिन ये अब ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। पहले ये प्राइम लेंडिंग रेट लागू होता था। तो पंजाब अपने जो कोई भी बैंक, मैं बस उदाहरण दे रहा हूं, कोई भी बैंक अपने सर्वश्रेष्ठ ग्राहकों को ऋण प्रदान करती थी। तो जो ऋण प्रदान करेगी, तो उसका जो इंटरेस्ट रेट होगा, उसी को प्राइम लेंडिंग रेट कहा जाएगा, उसी को प्राइम लेंडिंग रेट कहा जाएगा। और अपने सर्वश्रेष्ठ ग्राहकों को अगर ऋण प्रदान करती थी, तो ऑब्वियस एक चीज सोचिएगा, ऋण महंगा होगा या सस्ता होगा, जो ब्याज दर होगी सस्ती होगी या महंगी होगी? भैया सस्ती होगी। बैंकों को जरूरत है, अटकी है बैंकों की, हमारा ऋण ले जाओ, हमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दे दो, क्योंकि इनका इतिहास साफ स्वच्छ है। ये मतलब है, पैसा खा के नहीं जाएंगे, बैंक को पता है। तो इनके लिए जो इंटरेस्ट रेट था वो क्या था? कम हुआ करता था। वहीं दूसरी तरफ ये जब सब सब प्राइम बरोबर थे, ये जो सब प्राइम बरोबर, देखो ये प्राइम बरोबर आपने समझ गए, सर्वश्रेष्ठ ग्राहक हैं। और ये दूसरे जो सब प्राइम बरोबर थे, अगर हम सब प्राइम बरोबर की बात करें, तो इनने कभी ना कभी ऋण के लेन देन में चूक कर दी है, कभी ना कभी इंटरेस्ट के लेन देन में चूक कर दी है। तो इनका इंटरेस्ट रेट, अगर बैंक इनको पैसा देती है, तो इंटरेस्ट रेट हाइक होगा, ज्यादा होगा, अपेक्षाकृत प्राइम लेंडर के, अपेक्षाकृत प्राइम बरोबर के, अपेक्षाकृत प्राइम बरोबर के, सब प्राइम बरोबर का इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा। तो ऑब्वियस आप इन पे ज्यादा इंपैक्ट और ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। और अरे यार, उनके पास पहले से ही पैसा नहीं है और आप उन पे ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हो। तो ये जो व्यवस्था है प्राइम लैंडिंग रेट की, इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। ये क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। क्योंकि देखो, जिनके ऋण का साफ स्वच्छ इतिहास, जैसे प्राइम बरोबर जो होते हैं, तो जिनका ऋण का साफ स्वच्छ इतिहास हुआ करता था, आय का एक इनके पास निश्चित हिस्सा होता था, एक निश्चित स्रोत होता था, तभी तो ये टाइम से पैसा दे देते थे। तो बैंक ब्याज दरों, जो क्या करता था इनके लिए, बैंक ब्याज दर को कम कर देते थे। लेकिन अपने लाभ को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, अब इन्हें लाभ भी तो कमाना है, तो ये उन ग्राहकों पर, जैसे कि सब प्राइम बरोवर्स होते थे, दूसरों ग्राहकों पर ब्याज ज्यादा, मतलब इंटरेस्ट रेट ज्यादा, और उनके पर एक तरीके से आप ये कह सकते हो, दूसरा प्रेशर हो गया। वो पहले से पैसा नहीं दे पा रहे हैं, उनका कोई इनकम का एग्जैक्ट सोर्स नहीं है, और आप उनने क्या कर दिया, इन लोगों को ज्यादा ब्याज दर पे पैसा दे दिया। तो ग्राहकों को ज्यादा ब्याज दर की क्या कर लेते थे कि अपने लाभ के लिए इनको ज्यादा ब्याज दर पे पैसा देते थे। तो आरबीआई ने जो प्राइम लेंडिंग रेट की इस व्यवस्था को खत्म करके फिर आधार दर को चालू किया था, बेस रेट को चालू किया था। तो ये जो बेस रेट की व्यवस्था वर्ष 2010 में लागू किया था। प्राइम लेंडिंग को समाप्त कर दिया था आरबीआई ने, और 2010 में बेस रेट, क्या है, बेस रेट को लागू किया था। ध्यान रखिएगा, किसको? बेस रेट को लागू किया था। अब बेस रेट आप समझें, अब सॉरी, प्राइम लेंडिंग रेट समझें कि अपने बेहतर ग्राहकों को आरबीआई, सॉरी, कमर्शियल बैंक कम ब्याज दर पे ऋण उपलब्ध करवाना, जो करवाते थे, तो जो ब्याज दर का रेट था, उसी को प्राइम लेंडिंग रेट कहते थे, उसी को प्राइम लेंडिंग रेट कहते थे। तो यहाँ एक तरीके से भेदभाव हो जाता था, डिस्क्रिमिनेशन हो जाता था उनके साथ, जो सब प्राइम बरोबर थे, उनके साथ सब प्राइम बरोबर थे। तो इस व्यवस्था को देखते हुए आरबीआई ने जो प्राइम लेंडिंग रेट था, इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया था। और इसके बाद आधार दर यानी बेस रेट 2010 में लागू किया गया था। अब आधार दर क्या है, जरा आधार दर को सुन लो।
बेस रेट, देखो जो आधार दर है ये वह मिनिमम ब्याज दर है, यह वह मिनिमम ब्याज दर है, मिनिमम इंटरेस्ट रेट है, जिसके नीचे बैंक किसान और अपने कर्मचारी, बैंक अपने कर्मचारी कर्मचारी को छोड़कर किसी अन्य ग्राहक को इस मतलब बेस रेट पर कोई अगर दूसरा ग्राहक है, यानी किसानों को छोड़कर और उसके साथ साथ अपने कर्मचारियों को छोड़कर कोई अन्य ग्राहक को ऋण प्रदान नहीं करेंगे, कोई अन्य ग्राहक को ऋण प्रदान नहीं करेंगे। तो इस दर को बैंक प्रतिमाह जारी किया करते हैं और इसकी जो गणना है वो कुछ आधारों पे, कोई एक इसका बेसिस होता है, कोई एक आधार होते हैं कि बेस रेट को कैसे क्या किया जाएगा, इसकी गणना, इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, तो जो बेस रेट होता है ये वह न्यूनतम ब्याज दर है जिसके नीचे, मतलब इसके नीचे जो ये बेस रेट है मात्र दो लोगों को छोड़कर, जैसे कि जो किसान है या किसानों के अलावा उसके खुद कर्मचारी, तो इसके नीचे किसी को, दो लोगों को छोड़कर ऋण नहीं प्रदान करेगी। जैसे उदाहरण से समझ लो, ये पंजाब बैंक है, अगेन उदाहरण से समझाना जरूरी है। इसका मान लो कि जो बेस रेट है वो 5% का है। कितना? बेस रेट 5% का है। तो 5% से नीचे सिर्फ दो लोगों को छोड़कर ये ऋण उपलब्ध नहीं करवा सकती। कौन कौन दो लोग? किसानों को ये 3% दे सकती है, 2% दे सकती है, और अपने कर्मचारियों को इसके अलावा इससे नीचे ये रेट नहीं करेगा, इसके अलावा इससे नीचे ये रेट नहीं करेगा। तो इसकी गणना के लिए कुछ आधार होते हैं, इसकी गणना के लिए कुछ आधार होते हैं, जैसे कि क्या क्या आधार बनाए जाएंगे, क्या क्या बेस रेट को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, कि मतलब कैसे कह दिया जाएगा कि बेस रेट 10% है, 20% है। तो कोई तो आधार होगा कि इसका मेजरमेंट कुछ तो होगा ना, कि इसको क्या करने, डिटरमाइन करने के लिए, इसको डिफाइन करने के लिए बेस रेट को। तो इसके चार आधार थे। एक ऑपरेशनल कास्ट, यानी परिचालन में जो भी बैंकों का व्यय आ रहा है, जो ऑपरेशनल कास्ट है, जो खर्च आ रहा है। दूसरा था कि प्रॉफिट मार्जिन, उन्हें एक प्रॉफिट मार्जिन भी तो चाहिए ना, तो दूसरा था प्रॉफिट मार्जिन। तीसरा था कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट, यानी जमा राशि पर जो उन्हें रख रखाव में पैसा लगाना होता है, तो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट। और चौथा था यानी नेगेटिव रिटर्न ऑन सीआरआर, नेगेटिव रिटर्न ऑन सीआरआर। इसका मतलब ये चौथा समझने, ये समझ आ गया होगा कि ऑपरेशनल कास्ट, जो बैंकों को अपने कर्मचारी रखने पड़ते हैं, ऑपरेशनल में बिजली भत्ता, बिजली और क्या चीज नहीं लगता है, लैपटॉप, ये सारी चीजें तो लगती है ना, तो ऑपरेशनल कास्ट निकाल लेंगे अपना, वो मैनेज करेंगे। साथ में प्रॉफिट मार्जिन, बैंक भैया लाभ कमाने के लिए बैठे हैं ना, तो प्रॉफिट मार्जिन। इसके बाद जो तीसरा है वो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट, यानी जो जमा राशि के रख रखाव में भी तो पैसा लगेगा ना, तो वो। और नेगेटिव इंटरेस्ट रेट ऑन सीआरआर, जैसे कि सीआरआर के रखने से, जैसे 100 रुपए आपको याद होगा, तो मैंने बोला कि 3% सीआरआर है, तो भैया 3% तो ये मार्केट से पूरी तरीके से बाहर हो गया, 3% तो मार्केट से बाहर हो गया। तो अब इस 3% की भी तो भरपाई उन्हें अपने लाभ में मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, ये भरपाई करनी पड़ेगी, लाभ उनको ऐसा बनाना पड़ेगा। तो इसका ये जो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है, इसको नजर में रखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए बेस रेट को तैयार किया जाता था। इसको बेस रेट को तैयार किया जाता था, ठीक है। तो आपने यहां तक चीजों को देखा। देखो इसके बाद हम कल डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।